नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में इस वक्त कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, साथ ही राजनीतिक हलकों से भी कुछ अहम सुर्खियों को आपसे साझा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की सबसे पहले इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने कहा, असम में पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने वोट के लिए घुसपैठियों को जमीनें सौंपी। असम के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बेलडांगा हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिख दखल देने की मांग की। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने और केंद्रीय बल तैनात करने का किया आग्रह। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और यूरोप आमने सामने। ट्रंप ने ग्रीनलैंड का समर्थन कर रहे यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का किया है ऐलान। और मौनी अमावस्या पर हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई जगहों पर दिखा आस्था का भव्य संगम। श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की, जहां 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया। परियोजना में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। साथ ही 21 किलोमीटर का बाईपास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के मौजूदा राजमार्ग खंड का 30 किलोमीटर तक विस्तार कर इसे 4 लेन का बनाया जाएगा। कुल परियोजना 86 किलोमीटर की है। परियोजना से ऊपरी असम, विशेष रूप से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से संपर्क बेहतर होगा। ये नागांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार प्रकृति और प्रगति को एक साथ लेकर चल रही है। इससे अवसर बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और देश में जंगल और पेड़ भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि साल 2025 में एक भी राइनो के शिकार की घटना काजीरंगा में सामने नहीं आई है और ये गर्व का विषय है। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी, कामाख्या, रोहतक और डिब्रूगढ़, लखनऊ, गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। ये नई रेल सेवाएं पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत बनाएंगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के साथ ही नॉर्थ ईस्ट भी विकास कर रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और दिल के पास है। कनेक्टिविटी को लेकर कांग्रेस सरकारों द्वारा कम बजट दिए जाने की प्रधानमंत्री ने आलोचना भी की। जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है और यही वजह है कि जिस मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस शिखर पर थी, आज वहां नंबर 4 की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की राजनीति कर कांग्रेस ने असम के जंगल और जमीन को खतरे में डाला है। ऐसी पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। और आइए सीधे रुख कर लेते हैं असम का। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता वहां मौजूद हैं। अमरेंद्र, सब बात यहां पर करेंगे घुसपैठियों पर, जिस तरह से सख्त निशाना यहां पर साधा है प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसके पहले बात करते हैं संस्कृति की, विकास की। ये प्रधानमंत्री ने जो आज सौगात यहां पर असम को दी है, यकीनन असम की जो सांस्कृतिक पहचान है उसे पूरे देश के रूप सामने और भी मजबूती यहां पर प्रदान करती हुई नजर आएगी। कितना उत्साह वहां लोगों में, अब सीधे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि रोजगार, पर्यटन के नए द्वार यहां पर साफ तौर पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जय, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का आसाम का दौरा एक ऐतिहासिक दौरा माना जा सकता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कल्चरल और कनेक्टिविटी तीनों को एक साथ लेकर और पूर्वोत्तर के विकास को केंद्र का रोड में बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और विकास की कई परियोजना, और जिसमें सबसे बड़ी परियोजना जो जया है वो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना, जो 6,950 करोड़ से ज्यादा की है, जिसके तहत आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है दुनिया में, यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में है। और इससे पहले जो है काजीरंगा, चूंकि सड़क पे जब गैंडे आ जाते थे तो उनके एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, तो अभी एक जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनेगा, उसके बाद नीचे जंगल होगा, ऊपर से कनेक्टिविटी होगी, तो जंगल भी सुरक्षित है और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो 2 बड़ी रेल जो परियोजनाओं की जो प्रधानमंत्री ने बात की, जिसमें अमृत भारत ट्रेन जो है वो नॉर्थ तक आ रही है। इससे पहले भी आपने देखा कि वंदे भारत की स्लीपर जो ट्रेन थी उसकी कनेक्टिविटी बढ़ी, और इसके बाद अब अमृत भारत ट्रेन। तो कुल मिलाकर अगर कहें कि इको टूरिज्म को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, कनेक्टिविटी के साथ कल्चर और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिल रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री का एक और बड़ी बात थी कि अब जो है नॉर्थ ईस्ट से न सिर्फ दिल में है, बल्कि दिल्ली से भी नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम हुई है। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ा जिक्र किया कि पहले कांग्रेस ने कई बार यहां सरकारें बनाई, आसाम में कांग्रेस की लगातार सरकार रही है, लेकिन लगातार कांग्रेस जो है ना तो दिल्ली तक पहुंच पाया, ना ही सरकारों के दिल बिल्कुल अमरेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर घुसपैठियों को निशाना बनाया और कहा कि कैसे
बीती सरकारों ने घुसपैठियों को आने दिया और उसकी वजह से भारत की जल, जमीन, जंगल सभी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये संदेश भी दूर तक जाएगा। निश्चित तौर पे जया, ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा कि जिस तरह से पहले की सरकारों में लगातार घुसपैठ की समस्या असम में बनी थी, लेकिन इस सरकार ने घुसपैठियों की पूरी तरह से रोक कर दी है। और देखिए, इस वक्त जो आसाम के लोग हैं वो मेरे साथ हैं, वो खुद इस बात के गवाह रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह हुआ करते थे वो आसाम से राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने आसाम को दरकिनार किया। क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री का संबोधन, कितना बड़ा उत्साह? देखिए, मैं पहले ये बात कहना चाहता हूँ, जो आप आसाम पवित्र भूमि में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम में आया, हम बहुत प्राउडफुल किया। इसलिए प्राउडफुल किया, मैंने बहुत बहुत बधाई दिया, उनको शुभकामना किया। इसलिए किया क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी अभी 10 साल से 36 बार से ज़्यादा आसाम भ्रमण किया। आसाम, जब मोदी जी आसाम आएगा, आसाम को जनता के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आएगा। लेकिन जब कांग्रेस सरकार था, इस देश में, इस प्रदेश के जरिए से इस देश में प्राय 65 से 70 साल ने कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन ये आसाम को कांग्रेस इतना साल आसाम को शासन होने का बाद कांग्रेस ने हमारा देश को, आसाम को डस्टबिन बना करके रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में सरकार हुआ थे, आसाम में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा नेतृत्वाधीन जो सरकार आया था, आने का बाद डबल इंजन का सरकार आने का बाद ये आसाम का विकास अभी डस्टबिन के जरिए से आप हीरा हो गया। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ की बात की, पहले घुसपैठ की समस्या थी, अब कैसी है? देखिए, ये तो आसाम का जो पहले था, जो कांग्रेस सरकार था, कांग्रेस सरकार ने जितना सरकारी भूमि भी है, जितना मंदिर का लैंड भी है, जो नामगढ़ का लैंड भी है, जो फॉरेस्ट लैंड भी है, वो घुसपैठियों के घुसा के रखा था कांग्रेस ने। जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आया था, सरकार आने के बाद मोदी जी ने जब आसाम में सरकार बनने से पहले आया था, मोदी जी ने एक बार कहा था कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम जब आसाम का भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब आसाम का एक एक आदमी घुसपैठियों को हम आसाम से हम निकल के दिखाएगा। लेकिन वही बात करके दिखाइए। मोदी जी ने और एक बात कहा, जी देखिए, मोदी जी ऐसा आदमी है, मोदी जी हमारे दिल पे है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को आज जो आए हैं हम लोग का आसाम प्रदेश के कलियाबर कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज आसाम के लिए एक बड़ा तोहफा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा तोहफा है। बड़ी कनेक्टिविटी, दो रेल दिए हैं अमृत भारत जैसा, और हम लोग का यहाँ काजीरंगा जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है आपका लगभग 86 किलोमीटर, और उसमें हम लोग का कनेक्टिविटी था, जो अपर और लोअर का कनेक्शन था, इसलिए 4 लेन से जुड़ेगा और 4 लेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगा। और ए लेन का सामने और जो एलिवेटेड कॉरिडोर जाएगा उसका नीचे वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस हम लोग का काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां एक सिंग वाला गंडा है। ये आसाम के लिए बड़ी तोहफा लेके आए। महिलाओं को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री से क्या कहेंगी? हमारा प्रधानमंत्री तो हम लोगों का सबका घर पे ही बैठा है ना, तो हम बहुत मतलब मंत्री को बधाई दिया है। आज हमारा जो आसाम पे आया है तो हमको बहुत खुशी है। कुल मिलाकर जय कहें तो एक बड़ा उत्साह है, और यह साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूरे आसाम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक बड़ा हौसला मिला है। और हौसला इस बात का है कि न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि आज आपने देखा कि पहले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में बागुरम्बा जो ट्राइबल का जो डांस था 10,000 बच्चों के बीच में, वहां पर एक संदेश दिया और कल्चर कनेक्टिविटी को जोड़ने का प्रयास किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश था। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री का नॉर्थ ईस्ट का दौरा जब भी होता है लोगों में उत्साह होता है, और प्रधानमंत्री बहुत सारी उम्मीदों के साथ यहां पर आते हैं और लोगों को बहुत सारी सौगातें देखे जाते हैं। तो इस बार बिल्कुल, तो यकीनन आज पूर्वोत्तर भारत ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बिल्कुल ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर वो जो फोकस उस पर लौट रहा है वे बेहद सुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत को किस तरह से कनेक्टिविटी मैप में लाने की जो ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन पर्यावरण संरक्षण का मंत्र भी, यानी कि विकास भी और विरासत भी और हमारी संस्कृति भी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आज असम के बाद फिर से पश्चिम बंगाल जाएंगे। पीएम यहां हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। शहरी भीड़भाड़ वाले मार्गों से हटकर माल ढुलाई दक्षता में सुधार की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटेमरान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदेह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हम लोग सब उत्साहित थे, इसीलिए उत्साहित थे जे प्रधानमंत्री आके सिंगूर में कुछ न कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे। सिंगूर का भविष्य या बांग्ला भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। बंगाल में सिंगूर के साथ कई प्रसंग जुड़े रहे हैं। कभी यहाँ टाटा नैनोकार का प्लांट प्रस्तावित था, जो ममता बनर्जी के विरोध की वजह से नहीं लग सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हालात लगातार बदतर होते चले गए। अब प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पर भारी कोई इंडस्ट्री होगा तो पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे बड़े अनुसारी शिल्प बहुत होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एडुकेटेड युवक की नौकरी होगी। हम लोगों को यही उम्मीद है, दीदी का जो आपका जो अपशासन चल रहा है ना, इनसे हमको मुक्ति चाहिए। पूरा वेस्ट बंगाल का युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इलाके से होने वाला पलायन भी रुक सकेगा। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। बरसों बीत गए लेकिन हालात जस के तस हैं और एक बार फिर उम्मीद जगी है, आस जगी है प्रधानमंत्री के आने से। मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी भारत मंडपम, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं।
जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में जारी हिंसा अब अराजकता की चपेट में है। एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद जारी हिंसा के बीच बीजेपी नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने निषेधाज्ञा लागू करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग को लेकर अपील की है, ताकि शांति बहाल हो और लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। साथ ही बीजेपी नेता शुवेंदु ने आरोप लगाया कि पिछले 48 घंटों में हिंदू परिवारों के घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है, जिसके कारण इलाके में भय का माहौल है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हालात बिगड़ने के बावजूद बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लागू नहीं की गई, जिसके कारण हालात और बेकाबू हो गए। पिछले साल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को याद करते हुए शुवेंदु ने कहा कि इस दौरान जानें भी गई थी। ये कोई अचानक हुआ आक्रोश नहीं है, बल्कि ये सीए विरोधी और वक्फ संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई भयावह हिंसा की सोची समझी पुनरावृत्ति है, जहां हर गोविंदा और चंदन दास जैसे निर्दोष हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। हिंदुओं के घर और आजीविका राख में तब्दील हो गए, जबकि राज्य तंत्र ने आंखें मूंद ली। इसलिए इस बार चुप नहीं बैठा जा सकता। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हालात बद से बदतर होते हुए और तस्वीरें इसकी गवाह हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के बीच एसपी कुमार सनीराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्पॉट से हम लोगों ने अभी तक 30 लोगों को अरेस्ट किया है, 30, और इन लोगों इसके अलावा भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कितने लोगों का। कई सारे सोशल मीडिया हम लोगों को ये मिले हैं, वीडियोस मिले हैं, जिसको जो मतलब जिनका जो फीड को देख देख के हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग हैं। और इसके अलावा भी हम लोग 4-5 लोगों को डिटेन कर चुके हैं अभी तक, जो कि सोशल मीडिया से हम लोगों को कंफर्म मिल रहा है कि हाँ मतलब देखा जा रहा है कि वीडियो से कि मतलब वो स्पॉट पे प्रेजेंट थे उस समय। कोलकाता का रुख कर लेते हैं। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ दत्ता, सबसे पहला सवाल यही कि इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? जिस तरह से लगातार अराजकता की बात हो रही है कि अब हिंसा और भी बढ़ती भी नजर आ रही है, ऐसे में ग्राउंड जीरो में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? जया जी देखिए, इस सप्ताह जो घटना घटी है बंगाल में, और ये जो मालदा में प्रधानमंत्री का रैली था, आसपास जितने भी जिले हैं, चाहे वो नॉर्थ दिनाजपुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, वहाँ पे पहले एसआईआर को लेकर हुआ, फिर वहाँ पे लिया हुआ बेलडांगा 2 दिन बेलडांगा में ये घटना घटी। ये कोई अचानक से घटना नहीं घटी है, ऐसा ही अभी का जो हालात है और वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ के जो सोर्सेस है, उसके माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये कोई अचानक से हुआ घटना नहीं है। इस पे एक सोची समझी साजिश थी। जो कामगारों के जो इशू को लेकर, माइग्रेंट वर्कर्स के जो इशू को लेकर वहां पे विरोध पहले प्रदर्शन हुआ था, असल में वो एक मुखरा था, उसका पीछे का उद्देश्य कुछ और था। ऐसा ही पता चल रहा है कि जो सोशल मीडिया के जरिए कुछ पोस्ट ऐसे सामने आ रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ वायरल हुए हैं कुछ पोस्ट, जिसका सीधा बयान यही है कि आप लोग यहाँ पे आओ, ये करेंगे, हम शुक्रवार को जमायत होंगे, जमायत होके हम बेलडांगा में रेल रोक को करेंगे, वहां पे तोड़फोड़ करेंगे, वहां पे पत्थरबाजी करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि एसआईआर का विरोध करना है। लेकिन ऐसे में पुलिस कहाँ है सौरभ? यहाँ पर तस्वीरें साफ गवाह है, सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर बेकाबू हो रही है भीड़, इसकी तस्वीरें भी सब देख रहे हैं। ऐसे में कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की, जिसकी व्यवस्था करने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो लोग कहाँ हैं? अजय जी देखिए, एकदम सही पकड़ी है आप, क्योंकि 30 घंटे के बाद पुलिस को शनिवार को देखा गया कि वो कुछ काम कर रही है, कुछ एक्शन मोड में है। और उसके बाद ये एसपी, वहाँ के जो एसपी है सनीराज, कुमार सनीराज, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किए थे। लेकिन सवाल यही है कि सोशल मीडिया में जो पोस्ट हो रहा था, आम आदमियों के पास वो पोस्ट जा रहा था, तो पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सो रही थी पुलिस की इंटेलिजेंस। उनके पास ये जानकारी क्यों नहीं था कि
कि इतने तैनात में इतने लोग यहाँ पे जमा हुए, किस उद्देश्य से जमा हुए, इनको जमा कौन किए? पहले तो वो शुक्रवार को हुआ, फिर शुक्रवार के बाद शनिवार को भी वो सेम इंसिडेंट, उसका रिपीटेशन हुआ और तब जाके पुलिस एक्शन में आई। और उल्टे तरफ से जब ये सारे देश में जब इस घटना की निंदा हो रही है कि एक महिला पत्रकार को बीच सड़क पर उनके पाँव को खींचा गया, उनके बालों को खींचा गया, उनको बीच सड़क पर फेंक कर उनको मारा गया और एक पूरा मॉब उनको मार रही थी। पुलिस वहां क्या कर रही थी? जब इस सवाल पे ममता बनर्जी सरकार पर एक के बाद एक सवाल उठ रहा है, तब जाके एसपी क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी कहते हैं कि मैं मीडिया से अपील करूंगा कि आप कुछ उत्सुक वाली जो सवाल होते हैं, वो भड़कालू वाले जो सवाल होते हैं वो ना करें। अब सवाल यहाँ पे उठता है, जो पोस्ट हो रहे थे जहां पे सीधे तौर से कहा गया है कि हम विरोध करेंगे, जैसे हमने सीए को रोक दिया, एसआईआर को रोक देंगे, ऐसा प्लान किया जा रहा है, ऐसा बुलावा दिया जा रहा है, तब उनको पुलिस को नहीं नजर आती कि वो भड़कालू बयान है कि नहीं। और अगर एक पत्रकार वहां पे जाकर सवाल करते हैं मॉब से कि आप यहाँ पे क्यों जमायत हुए हैं, आप जिस बात को कर रहे हैं वो झारखंड में हुआ है, अभी तक उसका ये नतीजा भी नहीं आया कि उनका ये जो अननेचुरल डेथ हुआ किसके वजह से हो रहा है, और आप लोग यहाँ पे तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? अगर आपको विरोध करना है तो विरोध कीजिए, तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? इतने लोगों को आपने NH-12 इतना महत्वपूर्ण सड़क है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पे इतने सारे लोगों की गाड़ी जैम हुआ, अटका हुआ था, गाड़ी वहाँ पे रोक दिए गए थे, एम्बुलेंस रोक दिए गए थे, इतने सारे लोग रोक दिए गए थे, रेल से पैसेंजर्स भाग रहे थे डर के मारे। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सड़कें रोकी, ट्रेन रोकी, उसको लेकर क्या कुछ अभी है? क्या वो वहां पर मामला शांत हुआ है? खुली है ट्रेन्स और जो सड़कें हैं, और साथ ही जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि उनके होटल्स को, उनके ऑफिसेस को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर ये जो पूरी हिंसा है ये किसी और रंग में बदलती नजर आ रही है। जी साफ तरीके से, और इसी के चलते ये बात सामने आ रही है कि अचानक से इतने सारे घटनाएं घट जाती है, एक के बाद एक घटनाएं घट जाती है। अगर आपको अलर्ट होना है पुलिस को, फराक्का में जो इंसिडेंट हुआ वहां पे वीडियो के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ हुआ, आप वहां से शिक्षा लेकर चाकुलिया रोक नहीं पाए, पासी में पास के जिला चाकुलिया हुआ, फिर बेलडांगा में आप रोक नहीं पा रहे, तो पुलिस का इंटेलिजेंस करके आ रही है, ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल उठ रहा है। और कल जब जो मैं कह रहा था, आम आदमी जो ट्रेन से सवार हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रहा है, पुलिस भाग रहा है, ये देखो पुलिस भाग रहा है, ये ऑडियो आया है, ये वीडियो वायरल हुआ है, तब जाके ये सवाल उठ रहा है। और जब ये सवाल पत्रकार करते हैं तो पुलिस कहते हैं कि आप ऐसे सवाल मत कीजिए कि उनका सेंटीमेंट को ठेस पहुंचे। अरे उनका सेंटीमेंट कहाँ है? उनका सेंटीमेंट तो ये पोस्ट दिखा रहा है, तो उनका सेंटीमेंट एसआईआर को लेकर है, वो एसआईआर के विरोध में है। तो फिर वही सवाल उठेगा कि एसआईआर के विरोध में आप क्यों हैं? आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अगर इस देश के नागरिक हो, तो आपको ऐसे भड़कालू बयान देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, गवर्नर का तो बयान तो पहले ही आ चुका है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पहले ही कह दिया कि कानून व्यवस्था के लेके वो नाराज है और एक के बाद एक घटना घट रही है, तो इसके चलते विपक्ष के नेता भी गवर्नर को लेटर लिखा है। अभी तक तो उसका तो कुछ सामने तो कुछ नहीं आया है, कुछ रिजल्ट के उसके चलते गवर्नर क्या स्टेप लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के जो नेता है शुवेंदु अधिकारी ने, उन्होंने पूरी घटना में एनआईए जांच की भी मांग की है। और ये मांग करने का कारण यही है कि ये एक सोची समझी एक साजिश है, और जब वहां पे प्रधानमंत्री का रैली था, ये थ्रेट भी है। अगर इस तरह से पुलिस, स्टेट पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर होता है तो सवाल तो उठेगा, तो वो सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो जो बयान दे रहे हैं उससे चलते ये जो विरोधकारी है, ये जो प्रदर्शनकारी है, उस स्टेटमेंट में लिखा भी है कि हम लोग करेंगे। चलिए, जैसे हमने सीए को रोक दिया था, एनआरसी को तब रोक दिया था, आप याद कीजिए उस दिनों का हम लोगों ने क्या किया है, वैसा ही करना है इस बार एसआईआर को रोकने के लिए। तो ये स्टेटमेंट एक तरफ से है, ऊपर से जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सीएम ममता बनर्जी हो या चाहे अभी
बनर्जी हो जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है तृणमूल के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये सब जो विरोध है वो नेचुरल है, वो नेचुरल बिल्कुल। यहाँ पर ममता बनर्जी का बयान आया है कि उनका गुस्सा जो है प्रदर्शनकारियों का वो जायज है। ये भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम इस तरह की तस्वीरें सामने देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बात करें तो पश्चिम बंगाल यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मालदा दौरे पर टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परिचालन पर डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाएगा। हमारे सहयोगी राजेश राज ने मालदा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जिनकी पीएम की परिकल्पनाओं को सरजमी पर उतारने में पूरी मशक्कत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयासरत हैं। उसमें वंदे भारत स्लीपर का बड़ा रोल रहेगा। हम सब जानते हैं 1970 में राजधानी एक्सप्रेस से एक नया दौर चालू हुआ था। उसके बाद में सबसे बड़ा चेंज स्लीपर जर्नी में वंदे भारत स्लीपर से आएगा और ये टोटली न्यू जनरेशन की न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। कई इसमें नए डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं। इसका कंप्लीट जो सस्पेंशन सिस्टम है, जो कपलर सिस्टम है, वो पूरी तरह से नया एक लेके आए हैं, जिससे कि गाड़ी में मूवमेंट बहुत ही बिना वाइब्रेशन के, बिना कोई झटकों के रहेगा। साथ ही साथ जो अंदर डिज़ाइन है, जो बर्थ्स की डिज़ाइन है, हाईली एर्गोनॉमिक डिज़ाइंस हैं। जो लैडर है चढ़ने का, उसमें भी बहुत ध्यान दिया गया है। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे अंदर बैठे हैं, जो उनका कहना है कि इतनी आसानी से चढ़ पाए, पहले डर लगता था, अब आसानी से चढ़ पाए। गाड़ी के अंदर कई सारे मॉडर्न फीचर्स हैं सेफ्टी के। कवच इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम अलग नए तरीके का है। हर तरीके से पूरी की पूरी ट्रेन कनेक्टेड है और साथ में जो स्टाफ है, स्टाफ के लिए भी विशेष सुविधा दी गई है। लोको पायलट्स के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, बहुत ही एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चेयर्स, अंदर स्टाफ के लिए रहने, रात में रेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एरिया है। एक इस तरफ है और दूसरा वाला गाड़ी के दूसरे। हर बॉगी में हॉटकेस भी है, खाना रखने की व्यवस्था है, लगेज रखने की व्यवस्था है, मिनी पेंट्री। बिल्कुल हवाई जहाज की तर्ज पर ये जो फील है, वो बिल्कुल जो पर्दे हैं उसके वो फील करा रहे हैं कि हम हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे मॉडर्न ट्रेन दुनिया के किसी भी हिस्से में हो अगर हम, वैसी मॉडर्न ट्रेन है ये। और ऐसी अब बहुत बड़ी संख्या में इन ट्रेन्स का निर्माण किया जाएगा। एक तरीके से देश में यात्रियों के लिए टोटली नया एक्सपीरियंस हो वो। और दूसरी बात, इसके फेयर्स भी बहुत ही मिडिल क्लास के हिसाब से रखे गए हैं। और खाने में एक अच्छा इनोवेशन किया है। जो गुवाहाटी से ट्रेन रवाना होगी उसमें असमीज फूड होगा और जो कोलकाता से रवाना होगी उसमें बंगला फूड होगा। तो कई तरह के क्षेत्रीय व्यंजनों का ख्याल रखा गया। आसाम से जाएंगे तो जोहा राइस, माटी मोहर डाली, लाबरा, फिर बंगला से बंगला फूड में आएंगे तो छोलेर दाल, आलू झुरी भजा, सौंदेश और नारिकेल बर्फी, ये सब चीजें ट्रेन में मिलेगी। तो एक यात्रियों को नया एक अनुभव होगा और जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनको हमारे इस बहुत ही डाइवर्स कल्चर, इस यूनिक कल्चर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ओवरनाइट जर्नी रहेगी और दिन में अपना काम सब कंप्लीट करके शाम को वापस रवाना भी हो सकते हैं। सवाल सर, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ये जो स्लीपर ट्रेनें हैं देश के विभिन्न हिस्सों तक इसकी पहुंच होगी और वंदे भारत का झंडा बुलंद हो सकेगा? आपने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार है उसका भी देश में करीब 160 सर्विसेज रैपिडली बढ़ाई गई हैं। वैसे ही वंदे भारत स्लीपर के भी बहुत सारी सर्विसेज जल्दी ही देश के कोने कोने में स्टार्ट हो जाएगी। आने वाले 2-3 वर्षों में रेलवे का एक नया स्वरूप आपको दिखेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय रेल का नया स्वरूप देखने को मिलेगा और भारतीय रेल लगातार अपना झंडा बुलंद कर रही है। दुनिया भर के मुल्कों से खुद को कम्पीट करने के लिए भारतीय रेल दिन रात परिश्रम कर रही है और इसमें रेल मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, मालदा, पश्चिम बंगाल।
तो ये है मेक इन इंडिया, स्वदेशी तकनीक और विश्व स्तरीय अनुभव। ये है भारतीय रेल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीटी न्यूज के साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए बात करते हैं मौनी अमावस्या की। माघ मेले के पावन स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ठंड और कोहरे के बावजूद लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। देश भर के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं आज दोपहर 12 बजे तक करीब 3.15 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो करोड़ों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो मौनी अमावस्या के दौरान पुष्प बरसाए गए उन करोड़ों श्रद्धालुओं पर जो पहुंचे यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त उत्तर भारत में। सुबह घना कोहरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद इन श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ और सभी मौनी अमावस्या के दिन इस आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। और योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी कराई गई। बेहद विहंगम दृश्य ये, जहां पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कराई जा रही है। प्रयागराज का संगम तट श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए थे मौनी अमावस्या के लिए, और उसका असर भी देखने को मिला। बेहद शांति से, व्यवस्थित तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार दूर दराज से आए श्रद्धालु बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। स्नान कर लिया और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, जो कि जो महा महीने का जो मेला चल रहा है जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक का, बहुत अच्छा है यहाँ। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, काफी अच्छा लगा। मैं बच्चों सहित परिवार सहित आया हुआ हूँ, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अमावस का पर्व लेना था तो इसलिए हम विद फैमिली आए हैं। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाकी में इतने अच्छे भव्य माता रानी के दर्शन हुए गंगा जल के, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा नहाए और बहुत अच्छा लगा नहा के। हर हर गंगे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को, ना नहाने में न कहीं। बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा, सुकून मिला बहुत इधर आके। उधर घाट पे जाके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ आकर स्नान किए, बहुत आनंद आए। तो आइए आपको भी प्रयागराज ले चलते हैं। विकास सिंह भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे प्रयागराज से।
विकास, सबसे पहले तो दर्शन कराइए हमें भी गंगा मैया के, और मौनी अमावस्या का दिन है, जिस तरह से लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, इस वक्त घाट में क्या कुछ नजारा है? देखिए, बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाएंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि संगम में स्नान की तस्वीरें दिखाएं और सभी घाटों को दिखाएं। यहाँ से कोशिश करें जहां तक उनका कैमरा पहुंच सकता है, कैमरे का जूम पहुंचेगा वहां तक दिखाएंगे। फिलहाल अभी 12 बजे तक जो आंकड़ा आया है, बिल्कुल 3 करोड़ 15 लाख लोग स्नान कर चुके हैं मौनी अमावस्या के अवसर पर। मौनी अमावस्या पर्व ये माघ मेले का सबसे बड़ा पर्व होता है। 6 स्नान होते हैं, पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। लेकिन सबसे बड़ा महत्व होता है मौनी अमावस्या का, और इसी दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब संगम तट पे पहुंचता है। यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी तट, यहाँ पर जो माघ मेला लगता है, इससे पहले पिछली बार हमने देखा था कि जब कुंभ मेला लगा था, महाकुंभ लगा था 2025, तब 66 करोड़ लोग पहुंचे थे और तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग मौनी अमावस्या के दिन पहुंचे थे। उम्मीद की जा रही थी इस बार के माघ मेले को 2026 माघ मेला मिनी कुंभ का संज्ञा दी जा रही थी, और उसी के अनुसार इस बार भी हमने देखा कि लगातार यहाँ पर भीड़ आई है। पहले ही स्नान के दिन 30 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ पहुंचे, और आज यह आंकड़ा जब 12 बजे तक ही 3 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो अभी शाम तक स्नान जारी है, विभिन्न घाटों पर स्नान चल रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो संगमनोच का इलाका हो, अरेल का इलाका हो, एरावत घाट का इलाका हो, इन सभी जगहों पर स्नान चल रहे हैं। और इसके लिए मेला प्रशासन ने पर्याप्त और बड़ी व्यापक इंतजाम किए थे। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। सीसीटीवी कैमरों से हर घाट पे निगरानी रखी जा रही है, और 3.5 किलोमीटर के आज ये घाट तैयार किए गए हैं, जिन पर लगातार सफाई का काम चल रहा है निरंतर। चूंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, तो जो कहीं उनको किसी भी प्रकार की गंदगी असुविधा ना सामना करना पड़ सके, पूरा स्नान क्षेत्र जो घाट है उसको शुद्ध और स्वच्छ रखा जाए, उसके लिए यहाँ पर स्वच्छता कर्मी लगाए गए हुए हैं, जो हर समय यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। आज नावें बंद की गई हैं मुख्य स्नान के तौर पर। यहाँ पर नाव नहीं चल रही है, नाव का संचालन सिर्फ चौकसी बरतने के लिए और विशेष कार्यों के लिए हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए आज नाव नहीं चलाई जाती हैं, और वैसे ही आज नाव नहीं चलाई जा रही हैं। वहीं आज के दिन रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, रोडवेज परिवहन सेवा की तरफ से विशेष बसें लगाई गई हैं। मेला प्रशासन ने कुछ इस तरीके यहाँ पर किया है कि क्लाउड मैनेजमेंट, खासतौर से जो डाइवर्जन प्लान है, वो एक तरफ से घुस रहे हैं, तो दूसरी तरफ से श्रद्धालुओं को स्नान कराकर दूसरी तरफ से उनको रवाना किया जा रहा है। यहाँ पर चाहे जिस तरफ से लोग आ रहे हो, अगर वो लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, फतेहपुर की तरफ से आ रहे हैं तो वो सीधे संगमनोच की तरफ आ रहे हैं। अगर वो वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं, हरिया की तरफ से आ रहे हैं, तो वो लोग एरावत घाट पे जा रहे हैं। और अगर मिर्जापुर है, मध्य प्रदेश है, सतना है, इस तरफ से आ रहे हैं, रीवा की तरफ से आ रहे हैं, तो वह सभी लोग यहाँ पर अरेल घाट पहुंच रहे हैं। अपने पूरे स्थानीय घाट पर, नियरेस्ट घाट पर लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही हमने देखा था, ठंड का बिल्कुल असर नहीं था, आस्था बड़ी थी, लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई यहाँ पर। और अब जब लगातार अभी भी स्नान जारी है, यहाँ पर प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई हैं, और खासतौर से सुरक्षा कर्मियों की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा कर्मी लगातार मुस्तैद हैं। उनको पहले भी इस तरीके की बात बताई गई थी कल ही ब्रीफिंग में कि उनका व्यवहार सबसे अच्छा होना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है, जो श्रद्धालु यहाँ आ रहा है, अच्छी यादें लेकर जाए। यहाँ पर माघ मेले के दौरान यहाँ पर कल्पवासी भी रहते हैं, 1 माह तक, पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक यहीं पर रहते हैं। गंगा तट पर वो रहते हैं, टेंट में रहते हैं, और यहाँ पर 1 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम गंगा स्नान करते हैं। उन्होंने भी आज स्नान किए। तमाम साधु संत महात्मा यहाँ पर थे जो इन्होंने स्नान किए। इस पूरे मेला साधु संतियों को ज्ञान वाणी लगातार बह रही है। और आज खासतौर से जब मौनी अमावस्या का दिन है, माना यह जाता है कि समस्त लोग के समस्त देवी देवता यहाँ पर त्रिवेणी तट पे आते हैं और संगम तट पर मौन रखे स्नान। संगम तट पर अमृत समान यहाँ का जल हो जाता है। गंगा सरस्वती के पावन तट पर यहाँ पर ये पूरा जल अमृत स्वरूप हो जाता है, और इस जल में स्नान करके जो मानसिक शांति है, जो आध्यात्मिक सुख मिलता है, वो यहीं आकर महसूस किया जा सकता है। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा चुकी है, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन आस्था की डुबकी आज लाखों
करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई है। 12 बजे तक का आंकड़ा करीब 3 करोड़ 15 लाख का यहाँ पर आ गया है। ऐसे में हम देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ वहाँ पहुँच रही है गंगा नदी में स्नान करने के लिए, मौनी अमावस्या के दिन इस स्नान का हिस्सा बनने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि कितने शानदार इंतजाम यहाँ पर किए गए। हमने सुना श्रद्धालुओं के लिए कि उनके लिए ये बेहद यादगार और बेहद सुखद अनुभव रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के गंगापुर सिटी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता मीना को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है। ये सम्मान उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए दिया गया है। इस सम्मानजनक आमंत्रण से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ये पहली बार है जब सवाई माधोपुर जिले की किसी आदिवासी महिला को इस सम्मानित मंच पर भागीदारी का अवसर मिल रहा है। ललिता मीना इस सम्मान को परिवार और जिले के लिए गर्व का पल बताया और उन्होंने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। ये मुझे मेरी आंगनवाड़ी वर्क के लिए मिला है। जैसे मैंने आंगनवाड़ी पे कुछ महिलाओं को पोशाक भी देती हूँ, धात्रियों को भी देती हूँ। 6 से 3 वर्ष के बच्चों को दिया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया है। गर्भवती महिलाओं को हमने PMBY के द्वारा लाभ भी दिलाया है। तो उससे प्रसन्न होकर मेरे अधिकारियों ने मुझे आज इस मौके पद पे पहुंचाया है और स्वयं राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण भेजा है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और इसको प्राप्त करके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में बिहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम में धर्म को प्रेरक शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जब तक भारतवर्ष धर्म से निर्देशित रहेगा वे विश्व गुरु बना रहेगा, क्योंकि दुनिया में इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा, क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए। खूबसूरत समुद्र तट देखने के शौकीनों को एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करनी चाहिए। यहाँ के नॉर्थ पे द्वीप पर नीला पानी और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध किए बिना नहीं रहेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंडमान और निकोबार की यात्रा के बाद द्वीप की खूबसूरती और पर्यटन गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ पे द्वीप पर नाव की सवारी, विशाल समुद्र का नीला पानी और प्रकृति की खूबसूरती बरबस ही आपको अपनी ओर खींच लेगी। समुद्र के क्रिस्टल क्लियर पानी, जीवंत कोरल रीफ और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए जाने जाने वाला नॉर्थ बे द्वीप पर सी वॉकिंग, पानी के नीचे की दुनिया देखने की गतिविधि, स्कूबा डाइविंग, कांच की बड़ी खिड़कियों वाली आरामदायक केबिन में बैठकर रंगीन मूंगे और समुद्री जीवों को देखने की गतिविधि का भी आनंद ले सकते हैं। भारत के 20 के नोट पर प्रदर्शित लाइट हाउस हमें यहाँ की हमारी समुद्री विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्राचीन द्वीप पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और संरक्षण की साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ पे द्वीप की खूबसूरत पर्यटन गतिविधियों का एक वीडियो भी साझा किया है। तो केंद्रीय मंत्री ने नॉर्थ बे द्वीप की खूबसूरती को यहां पर साझा किया। यकीनन अगर आपने अंडमान निकोबार द्वीप नहीं देखे तो क्या देखें। भारत की संस्कृति और इतने खूबसूरत समुद्र तट का लुत्फ आप उठा सकते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप में जाकर। ये तो टूरिस्ट सीजन है, हम देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ मौजूद हैं और वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता का वो आनंद उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 शुरू हो गया है और ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, औषधि और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों, मेडिकल टेक्नोलॉजी में निवेश, नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से मेडिकल टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इकोसिस्टम का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी के साथ ही अगल बगल के राज्य और कई देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश पर आता है। पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तनों के कारण लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना आसान हुआ है। हमारे लिए एक कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। बात करेंगे विश्व पुस्तक मेले की। भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरू हुए विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन है, लिहाजा आज मेले में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। दरअसल शनिवार को भी यहाँ पाठकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। साहित्य, इतिहास, राजनीति और बच्चों की किताब पर विशेष रियायत भी मिल रही है। बता दें कि मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, जिसमें कतर और स्पेन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस अवसर पर शामिल हुए थे। इस बार के पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा एट 75 रखी गई थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड कब्जाने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में बदल दिया है। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप की ये धमकी नाटो सहयोगियों के बीच दशकों पुराने संबंधों में अविश्वास की खाई को चौड़ा कर सकती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लागू होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और संपूर्ण खरीद पर कोई समझौता नहीं हुआ तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड के मामले में दखल देकर अमेरिका के हितों को चोट पहुंचाई है। तो एक बार फिर ट्रंप की टैरिफ धमकी और यहां पर यूरोप भी अब यूएस के आमने सामने आ गया है। और अब बारी हमारे खेल जगत का रुख करने की। आइए सीधे रुख करते हैं गौरव का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गौरव, क्या खास है आज खेल की दुनिया में? वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले से, जहां पर यह मुकाबला जो है वो निर्णायक साबित होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला इस वक्त इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने खराब शुरुआत की है और उसके 2 विकेट गिर गए हैं सिर्फ 11 रन के स्कोर पर। भारतीय टीम इस मुकाबले में एक बदलाव के साथ उतरी है, जहां टीम को प्रसिद्ध कृष्णा के स्थान पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। ये सीरीज जो है वो फिलहाल अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक भारत में कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीती है। ऐसे में आज जो शुरुआत मिली है भारतीय टीम को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपनी दूसरी जीत जो है वो दर्ज कर ली है। भारत ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से हरा दिया। यह मैच बारिश से बाधित रहा। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के चलते मुकाबले को 49 ओवर का किया गया। भारतीय टीम 48.4 ओवर में 238 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की पारी के समय दोबारा बारिश हुई, जिसके चलते लक्ष्य को फिर से घटाया गया और अब 29 ओवर में 165 कर दिया गया, जिसका पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 146 रन पर सिमट गई।
भारत ने पहले मुकाबले में अमेरिका को 6 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। और अब बात कर लेते हैं महिला प्रीमियर लीग की। WBL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का सिलसिला जारी है। शनिवार को खेले गए मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 166 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18.2 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने 96 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आरसीबी की यह प्रतियोगिता में लगातार चौथी जीत है और वे तालिका में टॉप पर बरकरार हैं। वहीं शनिवार को ही खेले गए एक अन्य मैच में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रन से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 187 रन बनाए। यूपी के लिए कप्तान मैक लेनिंग ने 70 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 6 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। तो क्रिकेट के बाद अब रुक कर लेते हैं टेनिस का, जहां पर साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन आज से शुरू हो गया। पुरुष एकल वर्ग में एक बार फिर से यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज खिताब के प्रबल दावेदार रहेंगे। महिला एकल वर्ग में अरीना साबालेंका, ईगा श्वांतेक, कोको गॉफ, अनिसिमोवा और राबाकिना खिताब की दौड़ में हैं। तो जय, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, जहां पर सबसे बड़ी खबर आज क्रिकेट के मैदान से ही रहने वाली है। बिल्कुल, हमारी भी नजरें हैं मैच पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए मिड डे प्राइम में। और मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मिड डे प्राइम की टीम को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।